Macro lubricant, ready to dry. नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर कानपुर से, जहां पर जिलाधिकारी ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले उर्सला अस्पताल के दवा वितरण कक्ष में पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से दवा के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने उपस्थित डॉक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही दवा उपलब्ध रहे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं ओपीडी के शौचालय में निरीक्षण के दौरान काफी गंदगी मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने सफाई में लगी कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान शौचालय में बिजली नहीं थी और बिजली के कंट्रोल रूम का दरवाजा टूटा हुआ था। इस पर जिलाधिकारी ने जेई को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने जिला वासियों से रक्तदान की भी अपील की है। खबर मऊ से है, जहां पर 14 अप्रैल को भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के आने का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और इंदौर ग्रामीण एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय तेली खेड़ा स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। अंबेडकर जयंती को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अंतिम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ये मऊ जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है और 14 अप्रैल को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आएंगे जो बाबा साहब को अपने पुष्पांजलि देंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, माननीय कमलनाथ जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। हम लोग दोनों वीआईपीओ के लिए माकूल पुलिस व्यवस्था लगा रहे हैं। सर, ये किस जगह पे माननीय मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री उतरेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये हेलीपैड बन रहा है तेलिया खेड़ी में, और अभी माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो है कार्यक्रम हमारे पास आया नहीं है कि एक्चुअल में कहाँ उतरेंगे। वो आज शाम तक आने की संभावना है, तो वो व्यवस्था भी हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी? सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर हम लोगों की तैयारी है। लगभग 600 का बल हम लोग लगा रहे हैं सुरक्षा के लिए। जहाँ जहाँ वीआईपी जा रहे हैं वहाँ भी, और जहाँ जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ भी हम लोगों की माकूल पुलिस व्यवस्था लगा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सीहोर से, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस मौके पर समाज के कई बड़े वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। खबर देवरिया जिले से, जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर कफिल खान एमएलसी का चुनाव हारने के बाद भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करती है। 3 बार मुलाकात हुई है उनके प्रत्याशी के प्रतिनिधि से। उन्होंने पहली बार तो ये कहा कि जो है पैसा बंटवाओगे तो आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, तो पुलिस लगाई, पैसा तो मिला नहीं उनको। दूसरी बार मिले थे तो बोले कि 2-4 ले लीजिए, बीडीसी प्रधान को हम पैसा फेंकेंगे, क्या फ़ायदा, 2-4 करोड़ रुपये ले लीजिए, बैठ जाइए। आज तीसरी बार मिले थे तो बोले थे 800 वोट से ज़्यादा आ गए डॉक्टर साहब, तो हम अपना मतलब छोड़ दीजिए। तो आज देखिए 1031 वोट पाए हैं, तो हारे नहीं हैं, हम जीते हैं बिना पैसे के, बिना बल के, बिना प्रलोभन के। एक अच्छी लड़ाई की है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं बधाई देता हूँ रामरतन पाल जी को कि उन्होंने जीत की है और उम्मीद करता हूँ कि 14 विधानसभा देवरिया और कुशीनगर को वो ध्यान रखेंगे। ना सिर्फ बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और सभासदों का, जो जनता है वो भी अब वो विधान परिषद में गए जा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि वो अब जीत चुके हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें, और वो उस मुद्दों को विधान परिषद में उठाएंगे। नाम क्या बता रहे थे जो कैंडिडेट बीजेपी के? रामरतन पाल जी। डॉक्टर रतन पाल सिंह।
खबर आगरा से है, जहां पर चामुंडा माता के मंदिर पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर स्थित शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर पर चैत के नवरात्रि के बाद एकादशी के दिन विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल से कोविड-19 के कारण मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद एक बार फिर चामुंडा माता के मंदिर पर हर साल की तरह कलश यात्रा से मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं इस विशाल कलश यात्रा में महिलाओं ने 1000 कलश उठाए। कलश यात्रा के दौरान कोई बाधा ना हो, इसके लिए आलमगंज चौक के इंचार्ज और राजा मंडी चौक के इंचार्ज एसआई सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद दिखी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला फौजी जवान अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहा है। वह महीनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों और उनके कार्यालय का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। हर जगह से केवल आश्वासन से संतोष करना पड़ रहा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद भी फौजी की जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा। फौजी ने बताया कि वो 6 महीने से राजस्व विभाग के चक्कर काट रहा है। यहां तक कि सुहागी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ना ही उनकी कोई बात सुनी जा रही है। और इसी मामले को लेकर जवान आज रीवा के एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। आप सवाल कीजिए। क्या एसपी साहब के पास किस लिए आए? हमारी ज़मीन का सीमांकन था, जिसमें भूमाफिया फरसन खुद की ज़मीन पर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। हमने पुलिस एफआईआर की पुलिस थाना सुहागी में, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी ज़मीन का मैं सीमांकन कराना चाहता था, लेकिन एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी की मिली भगत से हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। और पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दी, एफआईआर दी कि हमें माफिया फरसन अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, मकान निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस में आया था। एसपी साहब को मैंने ये अपना कंप्लेन दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन से थाने का मामला? ये सुहागी थाना का मामला है। इस मामले में कलेक्टर को आप गए थे? हमने डीएम साहब को भी दिया, एमपी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एसपी साहब से मिलने क्या बात है? एसपी साहब से मिलने गया, लेकिन एसपी साहब से अभी नहीं मिल पाया। मैंने एप्लीकेशन उनको दे दिया है। ये जमीनी मामला है, आप भी जानते हैं, और कलेक्टर से। हाँ, ये ज़मीनी मामला है, लेकिन जो अराजक तत्व हैं, भूमाफिया फरसन है, उनके बरखिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़मीनी मैटर है, राजस्व विभाग का मैटर है, लेकिन राजस्व विभाग उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मैं आज 7 महीने से तहसील का चक्कर और डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे तैनात है? मैं इसमें श्रीनगर में हूँ और मैं अटैच लिया हूँ इलाहाबाद का। इसकी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर कि हमारी कुछ मदद किया जाए, जिससे कि वो माफिया फरसन डाउन हो और पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे और राजस्व विभाग हमारी मदद करे। इसलिए आज मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सूचना। खबर रीवा से है, जहां जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कार बनकर आए तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि रोड किनारे खड़े माता पिता सहित उनका बेटा हवा में उछल गया। दर्दनाक हादसे में माता पिता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने घटना स्थल पर खड़े 2 कारों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बेकाबू भीड़ ने पुलिस के साथ भी मारपीट की। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में कल 2 गाड़ियों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना गाँव वालों ने काफ़ी लेट दी। तब तक पुलिस को सूचना मिलती ग्रामीणों ने काफ़ी उग्र व्यवहार किया और वहाँ पर दोनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। और उसके पश्चात जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनको समझाइश दी, तब ग्रामीण शांत हुए और एक जो उनमें से घायल था उसका इलाज कराया जा रहा है। अभी हमने आज अपने डीएसपी क्षेत्र के जो हैं उनको और 2 थाना के आसपास के प्रभारियों को भेजा है, आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई में परिवार के लोग उसमें शामिल थे या अन्य किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और हमने अपराध भी पंजीबद्ध किया है जिन लोगों ने इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया है। इसमें विशेष बात ये है कि कुछ लोगों ने भी हमको वहाँ से फ़ोन करके बताया और ये जानकारी हमको थाने से भी मिली कि इस उग्र व्यवहार की तुलना में अगर जो घायल हैं उनको पहले अस्पताल पहुँचाने का प्रयास किया जाता तो शायद उनमें से एक व्यक्ति की जान हम लोग और बचा सकते थे।
तो हम अपील भी करना चाहेंगे लोगों से कि हम लोग घटना के बाद फ़ोटो वीडियो बनाने में व्यस्त ना होके एक मानव जीवन को बचाने में अपना योगदान दें, सूचना देने में 100 नंबर पर फ़ोन करने में योगदान दें। तो उसके पश्चात हमें भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। खबर रीवा से है, जहां पर सिविल लाइन थाना पुलिस का जब कारनामा सामने आया है। जी हां, पुलिस ने 34 साल पुराने दर्ज हुए चोरी के प्रकरण में एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद प्रेस नोट जारी कर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की उम्र 35 साल दर्ज करते हुए मामले का खुलासा किया, जिस पर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे कि 1 साल के बच्चे को आखिर कैसे आरोपी बना दिया गया। वहीं अब मामले को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये जो एक अपचारी बालक था 88 में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उस समय एक नाबालिग था, ठीक है। और इसके बाद फिर 2011 में ये न्यायालय द्वारा इनका स्थायी वारंट जारी किया गया था। और उसके बाद फिर अभी अभियान जो चल रहा है 12वीं तामील का हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा, उस अभियान के दौरान ये स्थायी वारंटी को दस्तयाब किया गया। और इसमें क्योंकि अपचारी उस समय नाबालिग था, इसलिए उसको बाल न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसलिए इसके नाम और इसके पते के बारे में भी आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी उम्र जो है 46। खबर रीवा से है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य अंतर जिला सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में 600 महिला खिलाड़ी रीवा आएंगी, जहां एनसीसी ग्राउंड में प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ 14 अप्रैल को किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का समापन 17 अप्रैल को होगा। साथ ही पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। और इस मौके पर सिरमौर विधायक, सेमरिया विधायक, चुरहट विधायक और रीवा भाजपा के जिला अध्यक्ष समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे, जहां मध्य प्रदेश राज्य अंतर जिला सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में 600 महिला खिलाड़ी रीवा आएंगी। ये कि रीवा कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ जो हमारा लोकल संघ है, वो राज्य स्तरीय कबड्डी करवा रहा है। और राज्य स्तरीय कबड्डी में ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों से जो है खिलाड़ी आ रहे हैं और लगभग 80 से 100 के बीच जो है वो ऑफिसर्स भी आएंगे, जो पूरे कबड्डी को आयोजन में हमारी मदद करेंगे। उसमें एम्पायर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। और ये 14 तारीख से शुरू होगा। 14 तारीख से शुरू होगा, पर चूँकि 14 तारीख को भी काफ़ी लोग खिलाड़ी आएंगे, तो 14 तारीख को कुछ मैच रखे गए हैं, पर ऑफिशियल उद्घाटन इसका 15 मार्च को है। 15 अप्रैल को है और 17 अप्रैल को इसका समापन है। तो आप सभी से निवेदन है कि उस समय आप लोग भी आए, है ना, बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। आप लोगों के आने से हमको पब्लिसिटी भी मिलेगी, जिससे हो सकता है कि दूर दराज से, गांव से भी जो बच्चे कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं वो आए, मैच के दौरान कबड्डी देखें। बिल्कुल सही है कि ये रीवा कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ रीवा के तत्वाधान में जो कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता, इसमें अपने कुल जिले की 45 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से अभी 40 टीमों का अपने पास कंफर्मेशन आ चुका है। और ये टीमें 14 से 17 तक अपना परफॉर्मेंस देंगी। इसके बाद इनका सिलेक्शन यहाँ पर एमपी टीम के लिए भी होना है, जो हरियाणा में नेशनल होना है इसका 1 मई से। तो उसमें सिलेक्शन भी इसका होना है और यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ अच्छी टीम सिलेक्ट होकर वहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और इसके लिए सबसे धन्यवाद देना चाहूँगी शासन प्रशासन, जो पूरा इस समय हमारी पूरी जो क्या बात है। आपको बता दें कि जहां पूरे भारत में हर तरफ डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं इस महंगाई का असर पवित्र महीने रमजान पर भी काफी दिख रहा है। पूरी दुनिया में हर साल मनाए जाने वाले पवित्र महीने रमजान में हरी सब्जी और फल की बिक्री में काफी बढ़त देखने को मिली है। वहीं इस बार की बात करें तो फलों के दाम भी जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे, जिससे लोगों में काफी उदासी देखने को मिली, क्योंकि लोग रमजान में रोजे रखते हैं और जब शाम में रोजा खोलते हैं तो फल का सेवन करते हैं ताकि शरीर में ताकत और ऊर्जा मिले। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई ने दामों पर असर डाला है, लोग फल सब्जियों से दूर होते नजर आ रहे हैं। क्या बात है चिच्चा, अब की बार रमजान में कुछ महंगाई का असर दिख रहा है? अच्छा,
हाँ कुछ असर दिख रहा है? महंगाई है, फल की महंगाई है। नहीं, रमज़ान में जिस हिसाब से पहले फल की खरीदारी हो रही थी उस हिसाब से अब की बार हो रही है? अभी आपने 2 सेब लिया है सिर्फ। बहुत कम हो रही है। अच्छा, दुकानदारी बहुत कम है, आदमी भी पैसा नहीं है, कमाई है ही नहीं, तो कम किस्ती में काम चलाए रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब महंगाई का असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या बात। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर तेलंगाना से, जहां पर महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि देश में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि स्टेट सरकार और केंद्र सरकार बढ़ते दामों को वापस नहीं लेगी, तब तक धरना जारी रहेगा। खबर सहारनपुर जिले से, जहां पर एक लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी और इससे लाखों रुपए की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग लगने के बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKD। मैं अभी सिलखना रोड अम्बाला रोड में मिलता है और बताया जा रहा है कारखाने में बड़ी भयंकर आग लगी है। और मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो जरा यहाँ का एक दिखाएंगे भयंकर आग है। और उत्तर प्रदेश पुलिस फायर सर्विस, जो कि अभी तक तीसरी गाड़ी आ चुकी है। आग इतनी भयंकर है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ के कर्मचारी से बात करने की, आग की वजह क्या रही और कैसे लगी। यहाँ पर जो आग लगी क्या वजह बताइए। अभी कुछ नहीं, अभी हम आग बुझा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, जब बुझाएंगे जब बात करेंगे तब बताएंगे कि इसमें किस वजह से लगी। अभी कोई आप बात दे सकते हैं, आप बहुत अंदर है इसमें और अभी आगे जा रही है अंदर ही था। आप नहीं है। मैं बार बार यहाँ के कारखाने के मालिक से भी बार बार कोशिश कर रहा हूँ उनसे संपर्क करने की, लेकिन वो अभी इस हालात में नहीं है कि मुझे जवाब दे पाए। उतना भी अभी कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा आपको जितने भी अधिकारी हैं इसकी वजह क्या रही, क्या कौन लोग कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, कितने मजदूर थे यहाँ पर, और यह आग लगने की वजह अभी क्लियर नहीं हो पा रही। आपको भी ऐसा ही फायर ने बताया, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वही खबर कौशाम्बी जिले से, जहां से एक हैवानियत वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि युवक अपनी पत्नी से आए दिन लड़ाई करता था और यह लड़ाई की घटना फिर से हो रही थी, जिसका बीच बचाव करने उतरे पुत्र को पिता ने मौत के घाट उतार दिया और पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताना चाहेंगे कि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। ये कैसे कहाँ हुआ है मामला? नहीं हो मन घरे नहीं भैया। तो कैसे आपको जानकारी हुई? आप यहाँ नहीं थी? नहीं रहे। कहाँ थी आप? नहीं हरे रहे भैया। तो कैसे जानकारी आपको? फोन गया भैया। ये लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ कुछ पता है आपको? कुछ पता ही नहीं भैया कैसे हुआ, कुछ जानकारी आपको नहीं? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। आपका नाम? सोमवती। आदमी का नाम? संदीप। कटौला है ये? कटौला। देखिए, आज सुबह थाना पीपरी क्षेत्र से सूचना मिली थी कि ये कटौला जो गोसपुर गांव है, यहाँ पे एक करीब 30 साल के एक संदीप पासी है, उनको उनके पिता छेदीलाल पासी के द्वारा फावड़े से प्रहार करके और उनकी हत्या कर दी है। और साथ में ये भी जानकारी मिली थी कि उन्होंने छेदीलाल पासी ने अपनी पत्नी शकुंतला देवी है, उनको भी फावड़े से मारा है। इसी पे हमारी जो पुलिस टीम है वो CO और थाना पीपरी की जो टीम है ये मौके पे पहुंची और इसमें जब पूरा जांच किया गया तो जानकारी मिली कि जो छेदीलाल पासी है उसका कल रात्रि में अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था और इसी पर उसने रात्रि में पहले अपने बेटे को फावड़े से मारा और उसके बाद में अपनी पत्नी है उसको भी फावड़े से मारा है सिर में, जो कि गंभीर रूप से घायल है अभी, और ये SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में इसको एडमिट कराया गया है। बेटे की मौके पे ही मौत हो गई, उसका पोस्टमार्टम करा के और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके जो दूसरे बेटे हैं उनके द्वारा इसमें तहरीर दी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अब तक की जो जांच है उसमें घटना का जो कारण है पति के द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर मतलब चरित्र पर संदेह करना था और
बेटे और पत्नी के द्वारा जो है इनके आपस में वाद विवाद होता रहता था इसी बात को लेके। तो बेटा माँ का पक्ष लेता था और पिता है उसको इसी वजह से परेशान था और इसने इस घटना को इस तरीके से कारित किया गया। अब इसमें जो पिता है इनको हमने हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य हैं। वहीं खबर फर्रुखाबाद जिले से, जहां पर मेडिकल स्टोर के संचालक की हत्या करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि युवक मेडिकल स्टोर पर बैठा था, तभी उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई और उसे 2 गोली भी लगी। इससे घायल युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद जिले से, जहां पर फर्रुखाबाद इटावा विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश कुमार यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी 3482 मतों से चुनाव जीते और इस पूरे जिले में खुशी का लहर देखने को मिली है। मिली है, क्या व्यवस्था रहेगी फर्रुखाबाद की जनता के लिए और अन्य 4 जनपदों के लिए? देखिए, इस क्षेत्र का हर तरह से विकास हो। फर्रुखाबाद के लिए विशेषकर अभी कोई एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ा है, तो योगी जी पहले कह के गए थे कि लिंक एक्सप्रेस वे देंगे, वो जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो। ये सब और पूरे क्षेत्र के लोगों का हर विषय की चिंता, प्रशासनिक चिंता, कार्यकर्ताओं की चिंता, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी जो भी उम्मीद है प्रदेश अध्यक्ष नाते, उनके भी विषयों को सदन में उठाने का मैं निश्चित। आप अपनी जीत कैसे किसको देखते हैं? देखिए, मोदी योगी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिस कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये जीत भी उन्हीं को समर्पित है। पार्टी ने आपको आइकॉन बनाया था युवाओं का, तो युवाओं के लिए कुछ खास आपके अंदर चल रहा हो जो आप करना चाहेंगे आगे? नहीं, निश्चित तौर पर युवाओं की हर क्षेत्र में ज़्यादा भागीदारी हो, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट हो सके, हर क्षेत्र में नौजवान आगे बढ़े, उसके लिए। खबर रीवा जिले से है, जहां पर तेज गेंदबाज कुलदीप सैन के प्रदर्शन से पूरे जिले में उत्साह है। आपको बता दें कि कुलदीप मूल रूप से रीवा जिले के रहने वाले हैं और इनके पिता सैलून चलाते हैं। आपको बता दें कि ये इस बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़े हैं। अब हमको तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, गौरव हो रहा है कि आईपीएल में इनका चयन हुआ और खेलने का भी मौका मिला। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करें, जिससे इनका आगे का भविष्य तय हो। किस प्रकार आपने उनको सिखाया, कैसे मतलब आपको लगा कि अब हम तो यही बोलते हैं उनको कि लगातार मेहनत करो, जिससे आगे ही बढ़ते जाओ, पीछे कदम ना हटे। आप सैलून की दुकान डाल के आपको मतलब लगा कि लड़का इतना टैलेंट है, उसको किस तरह की प्रैक्टिस वगैरह दी गई आपने और कैसा क्या पूरी किस तरह से उन्होंने शुरुआत की? और शुरुआत तो वो पढ़ने जाते थे, वहाँ स्टेडियम के बगल में उनकी स्कूल थी, तो पढ़ने जाया करते थे। वहाँ क्रिकेट वगैरह के देखते थे, गेम होता था क्रिकेट का, और वो वैसे भी क्रिकेट देखते थे। तो उनके मन में हमको लगता है कि क्रिकेट के प्रति उत्साह था, तो वो वहाँ संपर्क अपने आप बनाए कोच के पास और ट्रेनिंग लेना वो शुरू कर दिए। साल भर वो ट्रेनिंग लिए, हमको मालूम नहीं हुआ। इसके बाद वो जिला टीम में उनका चयन हो गया, तो उनको सिंगरौली जाना था, तो वो कुछ पैसे की मांग की अपने माँ से। तो माँ ने हमसे सुबह बोली कि इनको कुछ पैसा चाहिए, जिला टीम में इनका सिलेक्शन हो गया है क्रिकेट में, तो जाएंगे ये। तो हम सोचे कि इनको पढ़ने भेजते हैं, ये जाते हैं क्रिकेट खेलने। बुलाया है बच्चे को, तो हमने कहा कि तुमको पढ़ने भेजते हैं, तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। तो गंभीर हो गया, बोला कि पापा पढ़ेंगे भी और अपने करियर की चिंता मुझे खुद भी है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, और ये कोच जो है ट्रेनिंग देते थे, लेकिन पैसे वैसे की मांग कभी करते नहीं थे, ना बच्चा हमसे करता था कभी। और ये अच्छा सिखाए थे, कभी कभी बच्चा बताया करता था कि हमको मानते हैं, पैसा वैसा कभी मांगते नहीं, और अलग से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और वो भी जो कहते थे तो वो करता था, मेहनत करता था।
खबर दे रहे हैं जिले से, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिले भर के थानों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत SC/ST एक्ट के संबंधित वादीगण उपस्थित भी रहेंगे और इस कार्यक्रम में पुलिस के द्वारा दी गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर भीमराव जयंती के अवसर पर आगामी 14 अप्रैल को जनपद के सभी थानों में विगत 5 वर्षों में SC/STs पे जो अपराध कारित हुए हैं उनके सभी वादीगण को थाने पर बुलाया गया है। साथ ही जिन थानों पे ज़्यादा मुकदमे कायम हुए हैं, जनपद के ऐसे थानों पर राजपत्रित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। थाना कोतवाली में मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। एडिशनल SP साहब थाना रामपुर कारखाना में, CO सलेमपुर थाना लार में, CO भाटपार रानी थाना भटनी में, CO बरहज थाना बरहज में, CO रुद्रपुर थाना गौरी बाजार में उपस्थित रहेंगे। क्षेत्राधिकारी नगर और मैं कोतवाली में उपस्थित रहूँगा और जितने भी वादी पिछले 5 वर्षों के इस अपराध से संबंधित हैं, SC/ST से संबंधित, उनको बुला करके उनसे वर्तमान सूरत हाल के बारे में जानकारी की जाएगी। साथ ही इसमें जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वह भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि सामाजिक समरसता और SC/STs के अगेंस्ट में जो अपराध हुए हैं उनमें न्याय की जो दिशा है उसे स्थापित की जा सके। साथ ही जो अपराध पुराने समय में हुए हैं उनकी क्या वर्तमान स्थिति है उस पर भी एक विवरण। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर टीकमगढ़ जिले से, जहां पर नरेश गणेश महाराज की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसे लेकर मंदिर समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में मंदिर के महंत श्री सीतारामदास जी महाराज सहित कई संत उपस्थित रहे। देखिए, यह जो कटरा नरेश गणेश जी महाराज का मंदिर निर्माण होना है और काफ़ी पहले से यहाँ पूजा सेवा चल रही है, लेकिन मंदिर व्यवस्थित नहीं बना हुआ है। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। सब लोग बैठ करके मीटिंग किया है और भविष्य में शीघ्र ही मंदिर निर्माण किया जाएगा। उसके पहले अभी गणेश जी महाराज काफ़ी दिन से विराजे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2 तारीख से और 8 तारीख तक का रखा गया है, जिसमें 2 से 7 तक कार्यक्रम चलेगा और 8 तारीख को भंडारा होगा और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी होगा, जिसमें टीकमगढ़ के सभी भक्तजनों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और मेरी तरफ से विशेष रूप से टीकमगढ़ के सभी भक्तजनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि यह गणेश जी का मंदिर भव्य और दिव्य बने और इसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी अच्छा हो। इसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं, सब लोग जुड़ करके इसको भव्य बनाएं। महाराज जी, यहाँ पे जो नवीन निर्माण होना है मंदिर का, उसके लिए कुछ रूपरेखा बनाई गई है क्या समिति द्वारा? अभी इसमें इंजीनियर बुला करके उसका नक्शा बनाया जाएगा, नक्शा बना करके और व्यवस्थित तरीके से मंदिर को बनाना है और इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा मंदिर निर्माण नहीं कराना है। हमें पूरे टीकमगढ़ से एक एक व्यक्ति को जोड़ करके, हर व्यक्ति से भले कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया दे, लेकिन हर व्यक्ति का रुपया लेना है और हर व्यक्ति के सहयोग से ही, पूरे टीकमगढ़ के सहयोग से ही मंदिर का। वहीं खबर पीलीभीत जिले से, जहां पर एक युवक के ऊपर बिजली का तार गिर गया। बिजली का तार गिरने से वजह से युवक बुरी तरीके से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक कंबाइन हेल्पर है। और आपके बेटा जो उनके पास काम करता था, वो क्या नाम था उसका? आदेश। शादी हो गई थी इसकी? शादी अब तय भाई, अब होती है अखाड़ा में कट्टे, अब तय हुई गई। हमने शादी तय कर दी इसकी? हाँ, तय हो गई शादी। क्या बच्चे हैं आपके? हमारो एक लल्ला हो, 2 बहनी आएंगे, एक बरात करने का। तो आपको सूचना नहीं दी इन्होंने? हमें ना सूचना दे कतई पूछा, हमारे मोहल्ला पूछा, हमारे मोहल्ला पूछा, मैं सोचने ना दई कतई मोहल्ला कतई कछु ना चिरवाए कि यहाँ पटाई दो तई तो मारे का मारे लल्ले, तुम सोचना मैं देते हम दिखते का वो तुमने पुलिस बुलाई ली, हमें का ना बुलाओ। ये कब की घटना है? अरे कल जरा दे रहा मैं। तो आपने अभी तक कहीं पुलिस को या कहीं सूचना दी है? सबे वाला पैसा भर दो, कोई पुलिस वाला हमारी सुनता ही ना। क्या चाहती हैं आप?
हम चाहते हैं कि इनकी जेल हो हमारो लल्ला मार डारो मारो या कई बच्चा अब हम क्या तो करें। ये जो आप बता रही कंपाइन चलाते हैं, ये कंपाइन कहाँ लेके जाते हैं? गांव में चलाते हैं कि बाहर ले जाते हैं? खेतन चलाऊ थे खेतन। देखिए खबर राजस्थान से, जहां पर एक बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। देखिए यहाँ एसपी मैडम मौके पे हैं, मैं हूँ हॉस्पिटल में। हमारी एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम सब मौके पर हैं। उपचार की पुख्ता व्यवस्था की हुई है। अभी तक हमारे वहाँ 26 लोग एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 3 कोलैप्स हो गए हैं, 3 बहुत सीरियस हैं, जिनको अभी जयपुर रेफ़र किया जा रहा है। बाकी का ट्रीटमेंट जारी है। अब ये इंसिडेंट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बाकी अभी हॉस्पिटल में है और हम लोग भी अभी हॉस्पिटल के लिए अभी रवाना है। सर ये पौन रोड है, आपस में दो वाहन भी आपस में नहीं बच सकते सर। पौन रोड है, गाँव वालों मांगे चुड़ो। देखिए अभी इस पर इतनी जल्दी तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं इसमें ट्रैफिक कितना है और कितना चौड़ा होना चाहिए। उसके लिए तो एमएलए साहब भी यही मौके पर मौजूद हैं। एमएलए साहब भी सरकार में बात करेंगे जरूरत। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।